नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस पर अन्नदाता कार्यक्रम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है क्योंकि आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को भारत देश अंग्रेजों की परतंत्रता के अंधेरे से निकलकर स्वतंत्रता के प्रकाश में आया था और देशवासी अपने सौभाग्य पर खिलखिला उठे थे। इसलिए इस खास दिन में हम सभी शहीदों और आजादी के आंदोलन में अपना अहम योगदान देने वाले सभी वीर सपूतों को नमन करते हैं। और अब आगे कार्यक्रम में बढ़ते हुए देखते हैं क्या विशेष है आज के कार्यक्रम में। आप लोगों को अरहर की समसामयिक जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि अभी जो अपनी फसल है 40 से 45 दिन की है, कहीं कहीं 30 से 35 दिन की है। जो अरहर पहले लगी है वो 40 से 45 दिन की है और जो बाद में अरहर लगी है वो 30 से 35 दिन की है। तो इस समय चाहे 40 दिन की हो या 35 दिन की हो, लेकिन वह बढ़वार की अवस्था में है। सबसे पहले तो इसमें यह आवश्यक होता है कि अपने खेत में खरपतवार नहीं रहना चाहिए। खरपतवार रहित होना चाहिए। पहले आप खरपतवार निकाल दिए होंगे एक बार, दूसरी बार भी अपने को खरपतवार निकालना है। खरपतवारों को हाथ से निकाल सकते हैं या खुरपी की सहायता से निकाल सकते हैं। और खरपतवार निकालने के साथ साथ खुरपी से निकालते हैं तो उसकी गुड़ाई भी हो जाती है, जिससे पौधों की जड़ों को अच्छा हवा और वातावरण, सूर्य का प्रकाश मिलता है, जिससे उनकी वृद्धि अच्छी होती है। और इसके साथ साथ ही खरपतवारों के साथ साथ भी इसमें सिंचाई का भी विशेष ध्यान रखना है। सिंचाई के साथ साथ जल निकास। सिंचाई जल निकास से अपना मतलब ये रहता है कि यह एक दलहनी फसल है। दाल वाली फसल होने के कारण इसमें अगर लंबे समय तक पानी रहता है तो आपकी फसल में कई प्रकार के विषाणु जनित रोग पैदा होते हैं। आपकी जड़ें देखते हैं तो जड़ों में गलन पैदा होती है और आपका पौधा वहीं का वहीं सूखने लगता है। तो इन सब को रोकने के लिए आवश्यक होता है कि उचित जल निकास करें। तो जहाँ पानी अगर अधिक भरा हुआ हो रुकता है तो वहाँ जल निकास करें, वहाँ से पानी निकाल दें। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में अरहर की फसल को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अधिक दिनों तक वर्षा नहीं होने की दशा में यदि अरहर की फसल सूखने लगती है तो इसकी उचित बढ़वार के लिए एक जीवन रक्षक सिंचाई जरूर कर दें, जिससे आने वाले समय में अरहर की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। कीट और रोग जो कि अपनी फसल को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। आपकी फसल अच्छी वृद्धि की है, सब कुछ है, लेकिन अगर कीड़े और रोग का अधिक प्रकोप हो गया तो आप उत्पादन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पत्ती हैं मुड़ी हुई दिखती हैं और उन पत्तियों को खोलोगे तो उनमें पीले और हरे कलर की छोटी छोटी इल्लियाँ निकलेंगी, जो कि पत्ती लपेटक कीटे रहते हैं। इनके पत्ती लपेट के वो उसका रस चूसते रहते हैं और अपने पौधे को पूरा का पूरा नष्ट कर देते हैं। तो कीड़ों के नियंत्रण के लिए आवश्यक होता है कि आप जैविक कीटनाशक का उपयोग करें। तो नीम ऑयल आता है, जिसकी आप 5 से 7 ml मात्रा पर लीटर पानी में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर कीड़े आ जाते हैं तो इनका आप नियंत्रण नहीं कर पाते। तो इनके लिए क्लोरोपाइरीफास नाम की जो दवा आती है उसकी 2 ml मात्रा प्रयोग कर सकते हैं। और या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट नाम की दवा आती है, उसकी भी 1 ग्राम मात्रा आप उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अरहर की फसल में बांझपन विषाणु रोग का प्रकोप होता है। यह रोग विषाणु से होता है। इसके लक्षण ग्रसित पौधों के ऊपरी शाखाओं में पत्तियां छोटी हल्के रंग की और अधिक लगती हैं। ग्रसित पौधों में फूल फली नहीं लगती है। यह रोग मकड़ी के द्वारा फैलाया जाता है। इसकी रोकथाम के लिए रोग निरोधी किस्मों को लगाना चाहिए। इसके अलावा रोग ग्रसित अरहर के पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए और रोग को फैलाने वाली मकड़ियों के नियंत्रण के लिए हेक्सीथाइजोक्स नामक दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके साथ साथ ही इसमें मुख्य रूप से जो रोग लगता है वो आता है बेल्ट, जिसे उकठा नाम से अपन जानते हैं। पूरा का पूरा पौधा आप देखते हैं कि शुरू में पौधा हल्का सा वो सूख रहा है और पूरा पौधा आपका सूख जाता है। और इस रोग को आप ये तरह से नहीं पहचान पाते हैं तो आप पौधे को उखाड़ेंगे, उसकी जड़ के पास फाड़ के देखेंगे तो काले काले कलर का आपको फंगस दिखाई देगा। ये उकठा रोग के कारण होता है।
इस रोग को नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इसको पहले अपने को नियंत्रण करने के लिए जहाँ ये रोग लगता है तो अपने को कुछ सावधानियाँ बरतना पड़ेगी। इसको नियंत्रण करने के लिए जहाँ बार बार ये रोग आता है वहाँ गर्मियों में गहरी जुताई अवश्य करें। दूसरी बात, इसका फसल चक्र अपनाएं, जिससे कि जहाँ उकठा लगता है वहाँ फसल चक्र, दलहनी फसल न लगाते हुए गैर दलहनी फसल लगाएं। तीसरी चीज़, बीजोपचार अवश्य करें। डाइथन M45 है, बाविस्टिन है, इनकी 2 ग्राम मात्रा पर केजी बीज के हिसाब से आप उपचारित करके लगाएं। इसके साथ साथ ही अपने को रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन करना चाहिए। अगर आपके खेत में रोग आ गया है तो वहाँ से उसको पौधे को निकाल के अलग कर दें, नष्ट कर दें, और उस फसल जहाँ रोग लगा है और जहाँ आने की संभावना है पूरे मिट्टी को उसको ड्रेंचिंग करें। ड्रेंचिंग के लिए आपका रिडोमिल है, डाइथन M45 है, इनकी 2 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी में घोल बना के पूरे से अच्छी तरह से उसको तर कर दें पौधे और मिट्टी को, जिससे कि आपका यह रोग फैलता नहीं है। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है, इन्हें आप अपना के अरहर की फसल में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें। सागौन, जिसे इमारती लकड़ी का राजा कहा जाता है, इसकी लकड़ी मजबूत होने के साथ साथ काफी महंगी बिकती है, इसलिए इसे व्यावसायिक तौर पर भी उगाया जाता है। इसका इस्तेमाल प्लाईवुड, जहाज, रेल के डब्बे और अनेक प्रकार के बहुमूल्य फर्नीचरों को बनाने में किया जाता है, क्योंकि इससे बनाए गए सामान अच्छी क्वालिटी के होते हैं और ज्यादा दिनों तक टिकते भी हैं। इसके अलावा इसके पौधों का इस्तेमाल दवाइयों को बनाने में भी करते हैं। सागौन की लकड़ी में कई तरह के खास गुण पाए जाते हैं, जिस वजह से हमेशा ही बाजार में इसकी मांग रहती है। सागौन की लकड़ी में कभी दीमक नहीं लगता है, साथ ही इसमें कम सिकुड़न और आसानी से पॉलिश चढ़ जाता है। और जानकारी के मुताबिक इसका पेड़ 200 वर्षों तक जीवित रहता है। किसान भाइयों, सागौन के पौधों को उगाने के लिए किसी खास तरह की मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पौधों को दोमट मिट्टी में आसानी से उगा सकते हैं, किंतु इसकी खेती के लिए जल भराव वाली भूमि नहीं होनी चाहिए। जल भराव की स्थिति में इसके पौधों में रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसकी खेती में भूमि का pH मान 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। किसान भाइयों, इसके पौधों को अच्छे से वृद्धि करने के लिए शुष्क और आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। एक वर्ष में लगभग 50 इंच से अधिक वर्षा इसके पौधों के लिए अच्छी मानी जाती है। अधिक ठंड इसके लिए उपयुक्त नहीं होती है। सागौन के पौधे सामान्य तापमान पर ठीक से बढ़ते हैं। किसान भाइयों, सागौन की कई उन्नत किस्में मौजूद हैं, जिन्हें उगाकर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। सागौन की कुछ प्रमुख किस्में: दक्षिणी और मध्य अमेरिका सागौन, पश्चिमी अफ्रीकी सागौन, आदिलाबाद सागौन, नीलांबर सागौन, गोदावरी सागौन और कोन्नी सागौन है। इन्हें अलग अलग जलवायु के हिसाब से उगाया जाता है। किसान भाइयों, सागौन के पौध टिश्यू कल्चर या जड़ द्वारा तैयार की जाती है। इसके पौधे की रोपाई के लिए लाए गए पौधे लगभग 2 वर्ष पुराने होने चाहिए, क्योंकि 2 वर्ष पुराना पौधा अच्छे से बढ़ता है। इसके अलावा पौधों को लेते समय यह ध्यान जरूर रखें कि पौधे बिल्कुल स्वस्थ हो। किसान भाइयों, सागौन के पौधों को खेत में लगाने से पहले उसके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर पुरानी फसल के अवशेषों को पूरी तरह से नष्ट कर दे। इसके बाद पौध रोपाई के 1 माह पहले खेत में 8 से 10 फीट की दूरी रखते हुए 2 फीट चौड़े और 1.5 फीट गहरे गड्ढों को तैयार कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, सागौन के पौधों को अधिक उर्वरक की जरूरत होती है, इसलिए गड्ढों की तैयारी के समय तकरीबन 15 किलोग्राम पुरानी गोबर की खाद के साथ 50 ग्राम NPK की मात्रा को मिट्टी में मिलाकर छोड़ दें। और अगर आपकी मिट्टी में कैल्शियम तत्व की कमी है तो आप 200 से 250 ग्राम प्रति गड्ढा बुझा हुआ चूने का प्रयोग करके गड्ढों को तैयार करें।
किसान भाइयों, गड्ढों की खुदाई का कार्य आमतौर पर गर्मी में किया जाता है और आपने ऐसा किया भी होगा। अगर नहीं किया है तो आप इस समय भी गड्ढों की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद इन तैयार किए गए गड्ढों में पौध लगा दे और पौधों को लगाने के बाद उस पर पानी से सिंचाई कर दे। इससे मिट्टी ठीक तरह से बैठ जाएगा और पौधे अच्छे से पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकेंगे। किसान भाइयों, सागौन के पौधे वैसे तो 25 से 30 साल में तैयार होते हैं, लेकिन रोपण की नई तकनीक को अपनाकर आप 8 से 10 साल के बाद से ही फायदा उठा सकते हैं। इस तकनीक में 2 गुणा 2 मीटर की दूरी पर पहले रोपाई करते हैं। इस तरह से 1 एकड़ में लगभग 1000 पौधे लगेंगे। 8 साल के बाद बीच का पौधा निकाल कर बेच दे। अब आपसी दूरी हो जाएगी 4 मीटर और प्रति एकड़ 250 पौधे बेचेंगे। 15 या 16 साल बाद फिर से बीच का पौधा निकाल कर बेच दे। अब आपसी दूरी हो जाएगी 8 मीटर और प्रति एकड़ 62 पौधे बेचेंगे, जो कि 25 से 30 साल बाद पूरी तरह से तैयार होंगे, जिनकी कीमत 40 से 50 हजार रुपए प्रति पेड़ होगी, जो कि लगभग 30 से 32 लाख रुपए की होगी। इसके अलावा पहले भी आप 15 से 20 लाख रुपए की आमदनी ले चुके होंगे। इस तरह से 1 एकड़ में सागौन की बागवानी से 50 से 55 लाख रुपए 25 से 30 साल में आप कमा सकते हैं। मैं आज आपको बरसात के समय में हमारे गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं में होने वाली छुआछूत से होने वाली जानलेवा बीमारियों के संबंध में आपको कुछ जानकारी दूंगा। इसमें मुख्य रूप से हमारी बरसात के समय की सबसे ज़्यादा जानलेवा बीमारी ब्लैक क्वार्टर, जिसको बीकू, शॉर्ट भाषा में बीकू, एवं हमारी स्थानीय भाषा में एकटंगिया रोग या लंगड़ा बुखार भी बोलते हैं। इस बीमारी में हमारे गौ भैंस वंशी पशु ज़्यादा प्रभावित होते हैं। भैंस वंशी पशुओं में ये बीमारी कम देखी गई है। गौ भैंस वंशी पशुओं में भी जो 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बछड़े एवं बछियां हैं हमारे, उन बछड़े और बछियों में ये बीमारी सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। किसान भाइयों, वैसे तो यह रोग गाय और भैंस दोनों में होता है, परंतु यह रोग गाय में अधिक पाया जाता है। ये एक खतरनाक बीमारी है। इससे बचने के लिए पशु का उपचार शीघ्र करवाना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में जीवाणुओं द्वारा जहर शरीर में पूरी तरह फैल जाने से पशु की मृत्यु हो जाती है। पशुपालकों को इस बीमारी के लक्षणों के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। इस बीमारी में भी प्रथम स्टेज में बुखार की स्थिति बनती है। 2-3 घंटे बुखार के बाद पशु लंगड़ाने की स्थिति में आ जाता है। एक पैर, चारों पैरों में से किसी भी एक पैर से लंगड़ाने लगता है। आगे 5-6 घंटे बाद पशु के जिस पैर से लंगड़ाता है उस पैर में सूजन आनी शुरू हो जाती है। हाथ से अगर हम दबाएं, सूजन 10 घंटे बाद अगर हो गए हैं पशु को बीमार हुए, अगर हम उस सूजन को अपनी अंगुली से हाथ से दबाएं तो उसमें चिर्र चिर्र की आवाज़ आने लगती है। पशु के पैर में, पुट्ठे में गैस बनने लगती है। खून में झाग उत्पन्न हो जाता है, इसलिए पशु में ये आवाज़ आने लगती है। पशु का पेट फूलने लगता है। पशु बैठने में असमर्थ हो जाता है। पशु लेट जाता है। लेटने की वजह से पशु का पेट फूलता है और 18 से 24 घंटे के समय होने पर पशु की मृत्यु होना पक्का हो जाता है। किसान भाइयों, इस बीमारी से अपने पशुओं के उपचार का वही तरीका है, झुंड से उस पशु को अलग कर लें। गौशाला से उस अपने जानवरों के साथ उस पशु को ना रखें। उस पशु का जूठा, चारा, पानी अन्य पशुओं को ना खाने दें। और रोगी पशु जहां पर रखा गया हो उस स्थान की लाल दवा या फिनाइल डालकर सफाई करनी चाहिए। साथ ही चूना का छिड़काव करें और पशु का उपचार पशु चिकित्सक की सलाह पर रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू करवाना चाहिए। आपके निकट जो भी संस्था, शासकीय संस्था है, अगर आप अपने पशु को चिकित्सा संस्था तक ले जाने में समर्थ हैं तो वहाँ ले जाके तुरंत इलाज कराएं। अगर पशु जाने की स्थिति में नहीं है तो डॉक्टर को, पशु चिकित्सक को अपने घर पर बुलाएं एवं
इस बीमारी का इलाज प्रथम स्टेज में अगर करवा लें तो आपके पशु को ठीक होने के चांस पूरी तरह से रहते हैं। इसके उपचार के लिए किसान भाइयों, पशु को जहां पर सूजन है वहां पर ब्लेड की सहायता से हल्का चीरा लगा देना चाहिए, जिससे जीवाणु हवा के संपर्क में आने से मर जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि चीरा ज्यादा गहरा न लगने पाए और चीरा लगाने के बाद उस भाग पर 2% हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पोटेशियम परमैंगनेट लगा देने से भी जीवाणु मर जाते हैं। किसान भाइयों, इस बीमारी से अपने पशुओं का बचाव करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप अपने दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं। तो आप कैसे करें अपने पशुओं का लंगड़ी बुखार से बचाव, आइए जानते हैं। पशुपाल को इस बीमारी का भी सबसे अच्छा तरीका है कि हम जून के महीने में पशुओं का टीकाकरण करा लें। अगर हम जून के महीने में पशु का टीकाकरण करा लेते हैं तो हम पूरी तरह से इस बीमारी से बच सकते हैं। टीकाकरण भी हमें अपने पूरे पशुओं का नहीं कराना है। जो हमारे गौशाला में 6 माह से लेकर 3 साल तक के बछड़ा एवं बछियाँ हैं, उनका हम टीकाकरण हर हाल में करवा लें तो आप इस बीमारियों से अपने पशुओं से को इन बीमारियों से बचा सकते हैं एवं अपने कृषि पशुपालन से अपनी आमदनी में किसी भी तरह का जो नुकसान हो जाता है, आर्थिक रूप से जो नुकसान हो जाता है, उससे बच सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई कृषि से जुड़ी समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं का हल कुछ इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम परियट, जिला जबलपुर के कृषक बालेंद्र माली ने। ये गुलाब की फसल में रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो बालेंद्र माली जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आज के समय में गुलाब की फसल भी रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं है। ऐसे में फसल पर अधिक रोग का प्रकोप होने पर फूलों का उत्पादन कम हो जाता है। यदि किसान गुलाब की फसल में लगने वाले रोगों की सही पहचान कर समय पर नियंत्रण कर लेते हैं तो अच्छी गुणवत्ता के फूलों का उत्पादन मिलता है। गुलाब की फसल में लगने वाला एक मुख्य रोग है डाईबैक या शीर्षारंभी क्षय रोग। यह कवक जनित प्रमुख रोग है। यह पौधे के ऊपरी भाग से नीचे की ओर आता है। सामान्यतः शाखाओं की कटाई के बाद कटे हुए स्थान से आगे बढ़ते जाते हैं और पौधा सूख जाता है। कवक के अलावा यह रोग उर्वरकों के अनुचित प्रयोग, अनुचित सिंचाई, जल निकास और सूर्य की रोशनी के अभाव में भी होता है। रोग का प्रबंधन। डाईबैक रोगग्रस्त शाखा को काटकर अलग कर दें। जब कटाई छटाई करें तो कटे हुए भाग पर बोर्डो पेस्ट लगाएं। किसी वजह से पेस्ट न बन पाने पर मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे रोग की रोकथाम हो जाएगी। पाउडरी मिल्ड्यू रोग। यह एक फफूंद जनित रोग है जो शीतल और शुष्क मौसम में उत्पन्न होता है। इस रोग के लक्षण पौधे के सभी भागों पर दिखाई देते हैं। सबसे पहले यह रोग पौधे की पत्तियों पर दिखाई देता है तथा बाद में पौधे के दूसरे भागों पर भी फैल जाता है। पौधे की पत्तियों पर दोनों सतहों पर सफेद पाउडर जैसी परत जम जाती है। तनों पर साथ ही साथ कलियों पर भी रोग होने पर फूल नहीं खिलता, पत्तियां झड़ने लगती हैं, पौधे की बढ़वार रुक जाती है। रोग नियंत्रण के उपाय। सल्फर 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें या मैंकोजेब 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करके इस रोग से फसल को बचा सकते हैं। पत्ती धब्बा रोग। इस रोग द्वारा फसल की अत्यधिक हानि होती है। इसमें पीले भूरे से गहरे रंग के धब्बे पत्ती और शाखाओं पर दिखाई देते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। पौधे का वृद्धि विकास रुक जाता है। रोग की रोकथाम के उपाय। रोगग्रस्त शाखा पत्तियों को काटकर जला दें। इसके बाद मैंकोजेब
2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल से करके इस रोग को रोका जा सकता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और एक बार फिर से अन्नदाता की पूरी टीम की ओर से आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। अब मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।